हेलो, टुडे वी विल स्टडी अबाउट आर्टिकल 16। इसे बताने से पहले मैंने आर्टिकल 14 के बारे में बताया था, जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा था। आर्टिकल 16 भी उसी का पार्ट है। आर्टिकल 14 का अप्रोच जो था वो बहुत ही वाइड था, लेकिन आर्टिकल 16 का अप्रोच इतना वाइड नहीं है। वो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सबको बराबर मौका दिया जाएगा जो भी मैटर्स हमारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अपने क्लॉज 1 पे आते हैं। वो ये कहता है कि हर एक सिटीज़न को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात हो या फिर किसी भी ऑफिस के अंडर अपॉइंटमेंट हो जो कि स्टेट के अंदर आता हो। ठीक है, इसके अंदर हमारे इनिशियल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडेड है, प्रमोशंस इंक्लूडेड है। ठीक है, कि मतलब प्रमोशन कैसे होगा आगे जाके। उसका टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर किसी को निकाला जा रहा है जॉब से तो सेम ग्राउंड्स होने चाहिए, आर्बिट्ररली किसी को नहीं निकाले जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मैटर्स हमारे सैलरी से रिलेटेड है, पीरियोडिकल इंक्रीमेंट्स है ना, लीव से रिलेटेड, पेंशन वगैरह, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो हम ये क्लॉज पढ़ते हैं ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये आर्टिकल 16 उसकी भी बात करता है कि मतलब किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर बराबर काम किया, चाहे मेल हो फीमेल हो, वट एवर द एज, सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए उसका। ठीक है, उसके बाद इस आर्टिकल का कोई एप्लीकेशन नहीं है, जो कि मतलब एक सर्विस होती है कोई सी, मान लो इनकम टैक्स सर्विस है, उसके अंदर अलग अलग ग्रेड्स मिलेंगे, जैसे क्लास 1 इनकम टैक्स ऑफिसर, क्लास 2 इनकम टैक्स ऑफिसर। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्लास 1 क्लास 2 को सेम नहीं मानेंगे, ये अलग है। ओके, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग भले ही वो सारे इनकम टैक्स ही ऑफिसर क्यों नहीं कहलाते। उसके बाद जो आर्टिकल 14 और जो 16 है ना, इन दोनों में इक्वालिटी का मतलब सेम है। इसका मतलब जो हम बात करते हैं ना कि इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, मतलब सेम सर्कमस्टांसेस वालों को सेम मानो, है ना, और जो अलग अनइक्वल्स उन लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करो, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये सब बात करी गई है। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर स्टेट जो है वो क्लासिफिकेशन कर सकता है, और वो जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जो मैंने आर्टिकल 14 में सारी बातें बताई कि क्लासिफिकेशन कैसे वैलिड होगा एंड ऑल दिस, तो इसमें भी आर्टिकल 16 में भी अगर स्टेट चाहे तो क्लासिफिकेशन कर सकता है इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, सोशल वेलफेयर को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर केस है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक लॉ था, उस लॉ के अंदर ये था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले जो लोग थे, है ना, अगर उन्हें मतलब अपना प्रमोशन चाहिए लोअर डिवीजन क्लर्क से अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो उन लोगों को कोई टेस्ट नहीं पास करना पड़ रहा था। तो लोगों ने बोला ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, उन लोगों को कोई टेस्ट पास नहीं करना पड़ रहा, हमें टेस्ट पास करना पड़ रहा है, जो लोग एससी और एसटी को नहीं बिलोंग करते थे। तो कोर्ट ने ये बोला कि ये जो लॉ है एकदम ही वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉ है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, अपलिफ्टमेंट के लिए है, इन क्लासेस के लिए जिनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये था। अब हम आते हैं अपने अगली स्लाइड पे, जो कि बात करता है क्लॉज 2 की, कि किसी भी सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है इन ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इसके अंदर सेम है, या फिर रेसिडेंस भी लिखा हुआ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम। इसके अंदर डिसेंट वर्ड, ये सब चीज़ें, रेसिडेंस वर्ड, ये आर्टिकल 15 में नहीं थी, बाकी सब आर्टिकल 15 में था। ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान अगर आता है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी पब्लिक ऑफिस में, तो उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इन सारे ग्राउंड्स पे। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक केस था, अभी आगे समझ आ जाएगा। इस केस का नाम है गजुला दशरथा राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक लॉ था, उस गांव में ये लॉ था कि जो विलेज मुंसिफ था ना वो हेरिडिटरी था, मतलब अगर ये इंसान है तो इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा, ऐसे करके बनते जाएंगे। तो ये बोला गया ये तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेंट, है ना, बाकी किसी और का मौका ही नहीं मिल रहा था। जो विलेज मुंसिफ होगा बस उसी की जो आगे वाले डिसेंडेंट्स होंगे वही बनेंगे विलेज मुंसिफ, बाकी तो कोई बन ही नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को इनवैलिडेट कर दिया। ऑब्वियसली ये लॉ जो था डिस्क्रिमिनेटरी था ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट। ठीक है, उसके बाद ये कभी कभी क्या होता है, जैसे डिसीज्ड एम्प्लॉय होता है, मतलब कोई अगर भारत सरकार के ऑफिस के अंडर अगर कोई काम कर रहा था कोई एम्प्लॉय और वो मर जाता है, तो क्या किया जाता है कभी कभी, मतलब एक कंपनसेशन, सहानुभूति के ग्राउंड पे क्या किया जाता है कि उसके बच्चों को या उसकी विडो को वो जॉब दे दी जाती है। तो वो इस आर्टिकल के अंदर नहीं कवर होगा, इस आर्टिकल का वो एक्सेप्शन है। अब आते हैं हम अपने अगली स्लाइड पे, जो कि क्लॉज 3 की बात करेगा। जो क्लॉज 3 है ना, बेसिकली वो एक्सेप्शन की बात करता है आर्टिकल 16 क्लॉज 2। इसका मतलब जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, ये जो हमारे ग्राउंड्स हैं इन पे भी डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, लेकिन वो जो डिस्क्रिमिनेशन है किस एक्सटेंट तक डिस्क्रिमिनेशन करेगी वो कौन डिसाइड करेगा,
पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से जितना मर्जी उतना डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं ग्राउंड्स पे, नहीं, वो कर सकती है, लेकिन वो जो लिमिट है कितना मतलब कितनी ज़्यादा उस पर लॉज बनाया जा सकता है, कितना डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, वो पूरा पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। लेकिन वो जो पार्लियामेंट का पावर सिर्फ और सिर्फ स्टेट तक लिमिटेड है। यूनियन अपॉइंटमेंट्स में पार्लियामेंट का कोई से नहीं है, वो कुछ नहीं कह सकती पार्लियामेंट। जैसे जो पार्लियामेंट है अपने इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए उसने क्या किया था, एक लॉ बनाया, एक एक्ट बनाया था, इसका नाम था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट। इसका मतलब क्या होता था कि मतलब किसी को भी अगर पब्लिक ऑफिस में आना है किसी, तो रेसिडेंस को ना, जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो रेसिडेंस को रिक्वायरमेंट नहीं मानी जाएगी। रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कोई नहीं कर सकता। उस कंडीशन को पार्लियामेंट ने अपने इस एक्ट के थ्रू वेव ऑफ कर दिया, हटा दिया। ओके, अब रीज़न क्या है कि हमने स्टेट को अलाउ क्यों किया डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ग्राउंड्स पे? रीज़न ये है कि जो हमारा बैकवर्ड क्लास है उनका एलिवेशन हो, ठीक है, डेवलपमेंट बढ़े, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। अगर ऐसा है कि कुछ ही लोग बस बढ़ते वही बढ़ते चले गए, बाकी बढ़े नहीं, तो क्या ओवरऑल डेवलपमेंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हर एक स्टेट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, है ना, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट्स में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमें आर्टिकल 16 क्लॉज से प्रोवाइड किया गया है। अब आते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे, जो कि क्लॉज 4 की बात कर रहा है। क्लॉज 4 में क्लॉज 4 में स्टेट के पास पावर है, अगर वो किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए या फिर स्टेट को ऐसा लगता है कि कोई ये क्लास है जो कि जिसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनके लिए वो कोई लॉज बनाना चाहता है तो बिल्कुल बना सकता है। वो हमारे आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का वायलेशन नहीं होगा। लेकिन जब भी ये बात आती है ना कि इनके लिए लॉज बनाए जा सकते हैं, हमेशा क्वेश्चन आता है कि बैकवर्ड क्लास कौन है। मैंने अपने पहले भी मतलब वीडियोस में बताया था कि बैकवर्ड क्लास के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है कि हाँ ये पता चल जाए कि बैकवर्ड क्लास है, नहीं, हमेशा चेंज होता रहता है। उसके बाद फिर किसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये कैसे पता लगेगा, और उसके बाद अगर पता भी चल जाता है तो लोगों को किस एक्सटेंट तक क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन, मतलब किस एक्सटेंट तक रिजर्वेशन दी जा सकती है, ठीक है, इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो ये सारी बातें हमारे पास बेसिकली जब भी ये सब बातें आती है ना क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन, तो हम 3-4 केसेस को बहुत ज़्यादा रेफर करते हैं। जैसे कि एक टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया हमारा, ठीक है, उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड रूल की बात करते हैं। मतलब अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर ईयर में इतना रिजर्वेशन होना था और वो रिजर्वेशन नहीं हो पाता है, क्या पता हमें उस मेरिट के कैंडिडेट्स ही ना मिले हो, तो क्या हम उसे अगले ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या लिमिट है? उसके बाद हमारे सामने एक केस आता है, मंडल कमीशन का केस आता है। तो बेसिकली यही दो हमारे पास इंपॉर्टेंट केस है जो कि जब भी आए ना तो आप हमेशा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक हमारा मंडल कमीशन केस। ओके, और भी केसेस हैं पर ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में इन केसेस के बारे में बता रखा है। तो जो हमारा मंडल कमीशन केस था उसमें ये था कि जो हमने 50% लिमिट लगा रखी थी ना, कि मतलब जितनी भी वैकेंसीज़ होंगी उस पर जो 50% हमारा वो लग रखी थी लिमिट, उसको मतलब टी देवदासन का जो जजमेंट आया था ना, हमें मंडल कमीशन केस ने उसे ओवर रूल कर दिया था। मंडल कमीशन केस का ये कहना था कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो वैलिड है अगर हमारी 50% वैकेंसीज़ जो है उसे वो एक्सीड ना करें। लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन थी कि जो 50% वैकेंसीज़ है ना, उसके अंदर हम जो हमारे पिछले साल की जो वैकेंसीज़ रह गई थी ना, हम उसे इस साल के 50% वैकेंसीज़ के अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे। कि मतलब जैसे इस साल के लिए 17% रिजर्वेशन है, वो 17% रिजर्वेशन हो जाता है, अब पिछले साल का भी कुछ रिजर्वेशन बच रखा होता है, ठीक है। तो जो ये मेरा 50% ये जो मेरा सीलिंग लिमिट है ना, मैं उसके अंदर अपने पिछले साल का रिजर्वेशन नहीं काउंट करूँगी। ये था मंडल कमीशन केस का कहना। और जो टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था वो ये कहता था कि आप लोग कैरी फॉरवर्ड अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन ना हो। मतलब इसके अंदर पिछले 50%, ये यहाँ वाले जो 50% है ना जो टी देवदासन वाले केस में, इसके अंदर हम पिछले साल की जो वैकेंसीज रह गई थी ना उसे भी इंक्लूड करेंगे। पर जो मंडल कमीशन केस था वो इसे नहीं इंक्लूड कर रहा था। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, ये जान लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो बेसिकली ये था। तो फिर उसके बाद हमारे क्लॉज 4 या 4B जो रहता है ना, वो क्लॉज 4 या 4B इसलिए आता है कि जो मंडल कमीशन का जो जजमेंट है उसे ओवर रूल कर सके। 4A बताती हूँ क्या कहता है। 4A ये कहता है, जो कि 77th अमेंडमेंट एक्ट से आया, कि अगर स्टेट चाहे तो
प्रमोशन के मैटर्स में भी रिजर्वेशन कर सकती है अगर वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, या फिर कोई ऐसी क्लास जो कि स्टेट को लगता है कि इसका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है अंडर द स्टेट, तो उन मैटर्स में प्रमोशन के लिए भी रिजर्वेशन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लॉज 4B, जो कि ये भी ये आया था 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 के थ्रू। इसमें ये कहा, जो मंडल कमीशन केस का जो 50% लिमिट थी, ठीक है, तो उसे हटाने के लिए आया। इसमें ये था कि अगर स्टेट चाहे, अगर पुरानी जो वैकेंसीज थी, बैकलॉग वैकेंसीज को फिल करने के लिए जो हमारा 50% लिमिट है उसे भी एक्सीड कर सकती है, वो स्टेट के ऊपर है। पर बेसिकली इसके पीछे रीज़न ये था कि मतलब एफिशिएंसी बढ़े, है ना, और एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिले, कोई पर्टिकुलर क्लास पीछे ना रह जाए, तो यही सब रीजंस था। आई थिंक ये क्लियर है। अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, जो कि बात करता है क्लॉज 5 में, कि अगर मान लो कोई भी, ये रिलीजियस मैटर से रिलेटेड बात कर रहा है, कि अगर मान लो कोई भी अगर स्टेट के अंदर कोई रिलीजियस चीज़ से रिलेटेड कोई ऑफिस है, तो उसके अंदर अगर रिक्वायरमेंट हो कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करना चाहिए, तो हम उसे डिस्क्रिमिनेटरी नहीं मानेंगे ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 16 क्लॉज 2। ओके, रीज़न यही है कि जो इस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता होगा उसे अपने रिलीजन के बारे में ज़्यादा पता होगा, तो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो तो सोसाइटी के हित में, उस पर्टिकुलर रिलीजन के हित में है, ठीक है, कंट्री के सेक्युलरिज्म के हित में है। सो दिस इज़ नॉट एन इशू। अब ये हो गए हमारे सारे क्लॉजेस कंप्लीट। अब आर्टिकल 14, 15, 16 ये सब आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। ये सारी जो ये तीनों आर्टिकल्स जो है ना इक्वालिटी की बात करते हैं। 14 बहुत ज़्यादा वाइड है, 15 थोड़ा कम है, 16 और भी कम है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हम इक्वालिटी की बात करें। इक्वालिटी, मैं फिर से यही लाइन रिपीट करूँगी, जब भी इक्वालिटी वर्ड आए ना, आपका मतलब ये मत समझना कि सबको बराबर ट्रीटमेंट, नहीं, बराबर ट्रीटमेंट उनको जो कि बराबरी पे हैं, जो कि बराबरी पे ना हो उनके लिए अलग ट्रीटमेंट, ठीक है। इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। और अगर बात रही रिजर्वेशन से रिलेटेड, अगर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वेरियस बुक्स जो कि मैंने पढ़े हैं, उधर जो डेटा है उसमें ये कहा गया है कि हाँ, जो रिजर्वेशन है वो जो है, जो मतलब पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो पर्पस था अचीव करना, वो उससे भटक चुका है, ठीक है, वो अपना रास्ता भटक गया है। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि ये होप करते हैं कि नियर फ्यूचर में समझ आ जाए कि कितनी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, किस क्लास को किसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसका नहीं है, एंड ऑल दिस थिंग। ये सारी बातें जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं रिलेट करती, मतलब जो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की बातों से नहीं रिलेट करती, वो सारी चीज़ें हट जाएँ एंड इट ऑल बिकम द मैटर ऑफ पास्ट। जो एक्चुअली में डिजर्व करता है दे शुड गेट, एंड दोज हू डोंट, बस फॉर द नेम से अगर चलता आ रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि इंटेंशन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का सोसाइटी की एडवांसमेंट के लिए। तो ये देखना चाहिए कि क्या सोसाइटी की एडवांसमेंट हो रही है, क्या वो पर्टिकुलर क्लास का अपलिफ्टमेंट हो गया है, एंड ऑल दिस थिंग हैज़ टू बी कंसिडर्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।